अस्सलाम वालेकुम कायनातीस। ये है कायनाती चाय और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। वैसे तो हर दफ़ा गेस्ट बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन आज की भी गेस्ट जो है वो बहुत स्पेशल है। वो है हाशिमा हसन। ये नासा की प्रोग्राम साइंटिस्ट हैं। ये केक ऑब्जर्वेटरी से, ये जो दुनिया की एक लिहाज से सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी ऑप्टिकल, ये उसमें भी वहाँ पे उनका काम था उसके हिसाब से। और हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी इनका लिंक रहा है। और अभी रिसेंटली ये जो ये डेप्यूटी प्रोग्राम साइंटिस्ट हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। राइट, तो जेम्स वेब आजकल सब उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आज हम उसके सिलसिले में भी इनसे बात करेंगे। मगर मैं थोड़ा सा और इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ, और ये बड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लीड हैं एस्ट्रोफिजिक्स क्या कहते हैं कमिटी के हिसाब से। और ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं एस्ट्रोफिजिक्स एडवाइजरी कमेटी में। इनके आर्टिकल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो टॉप जर्नल्स हैं, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल एपजे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी में इकरस, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक वगैरह वगैरह। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, फेलोशिप्स भी मिली हैं। तो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड कैरियर है। और ये हम उर्दू में बात कर रहे हैं, और मुझे बल्कि शर्मिंदगी होगी थोड़ी सी, क्योंकि आपसे भी बात होगी, आप लखनऊ से हैं, तो उसकी भी बाद में बात आएगी। तो मैं भी जरा उर्दू में थोड़ा सा, मुझे जो है वो जरा कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं जरा अच्छी उर्दू में बोलूं। तो डॉक्टर आशमा, वेलकम कायनाती चाय के ऊपर। Thank you for that very nice introduction. Uh, मुझे बहुत खुशी है आज आपसे बात करने की और जेम्स वेब के बारे में, और जो भी आप इंटरेस्टेड हो, आपकी ऑडियंस जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, आप I'll be happy to talk to you. चलें तो फिर लेट्स डाइव इन, क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, क्योंकि एक लिहाज से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, आपके लिए, जब हम टेलीस्कोप्स, नई टेलीस्कोप खोलते हैं, एक लिहाज से बोलते हैं ना कि अगर आप कोई नया खिलौना खोलें या कोई नया तोहफा खोले, तो उसमें होता है कि इसमें क्या निकलेगा। तो आप बताएं कि साइंस की तो हम बात करेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो इमोशंस थे जब आपने पहले इमेजेस देखे, उसके बारे में हाउ, क्या ख्याल था आपका कि आपकी एक्सपेक्टेशन से वो ज्यादा था क्या? व्हाट वर यू फीलिंग जब आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पहले इमेजेस जब आए? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जैसे आप जानते हैं, इसे बिल्ड करने में, बनाने में तकरीबन 20 साल लगे। और हम लोगों को बस ये, जब तक इमेजेस नहीं आए थे, जब तक ये था कि इसमें से क्या निकलेगा, और कुछ तो एक्सपेक्टेशंस थे। लेकिन जब सबसे पहली इमेजेस हम लोगों ने देखी, हमारे साइंस ग्रुप को उन्हीं ने पहले दिखा दी थी, पब्लिक को रिलीज करने के पहले, तो बिल्कुल जैसे लगा कि बिल्कुल वाह, कि ये इट वाज डेफिनेटली एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। के हम लोगों का वो प्लान तो यही था कि इससे बहुत ज्यादा चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन ये फर्स्ट इमेजेस तो देख के बिल्कुल ही हम लोग दंग रह गए, समझिए। बहुत ही सो स्पेक्टेकुलर कि गैलेक्सीज की जो जो गैलेक्सी फील्ड थी, उसमें कितनी गैलेक्सीज दूर दूर तक, ओनली लाइक अबाउट 200 years after the Big Bang. 200 ये मिलियन। तो आप ये बताएं कि आपके जो कोई फेवरेट इमेज है, जो शुरू के जो इमेजेस आए थे उसमें से कहें कि यार, वैसे तो मेरे लिए तमाम इमेजेस बराबर है, लेकिन ये वाला जो इमेज है ये बड़ा जबरदस्त था। मेरा पर्सनल फेवरेट। तो आप बताएं आपका कौन सा इमेज जो है। हमारा वो जो 5 गैलेक्सीज वाला है, और हिक्सन ग्रुप। वो सबसे फेवरेट है, कि वो अपनी गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ नाच रही हैं, और उनके अंदर सारी इतनी डिटेल्स, जो कि हम लोग, ये गैलेक्सीज तो हम पहले देख चुके थे, मगर इतनी डिटेल जो मिड इंफ्रारेड कैमरा और नियर इंफ्रारेड कैमरा से उनकी जो डिटेल देखी, उससे देख के कि इसमें नए सितारे कहाँ पैदा हो रहे हैं, ये कैसे इवॉल्व कर रही है गैलेक्सी, ये सबसे फेवरेट इमेज मेरी वही वाली थी। बस, तो अगर ऑडियंस में से अगर आप लोगों ने वो चेक करना हो, तो ये स्टीफान्स क्विंटेट वाले हैं। ये इसके सिलसिले में ये कायनाती गपशप भी है, जो शुरू के इमेजेस आए थे वो चेक करें। दोज आर अमेजिंग।
अच्छा, तो आपने जो है काम आपका जेम्स वेब से भी लिंक्ड रहा है, हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी रहा है और केक ऑब्जर्वेटरी। केक का ज़्यादा नाम नहीं आता वैसे, लेकिन अगर लोगों को पता हो, ये हवाई में जो हैं, वो ट्विन टेलीस्कोप्स हैं, 10 मीटर उनका एक जो लाइक हर टेलीस्कोप में 10 मीटर का उसके एपर्चर साइज़ है, तो बड़ी टेलीस्कोप है दुनिया की सबसे बहुत अर्से तक तो वो सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी। ये किस तरह से लोग पूछेंगे कि यार अब तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आ गई, इनका कोई फ़ायदा है केक का या हबल का? तो वो किस तरह से एक-दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते तो हबल पहले हबल की बात करते हैं, फिर केक की। तो हबल टेलीस्कोप जो उस पे भी मैंने काम किया है। उस वक्त तो मैं स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में थी और हबल के ऑप्टिक्स पे एक्चुअली मैंने सॉफ्टवेयर लिखा था। तो हबल के जो इंस्ट्रूमेंट्स, एक तो उसका मिरर जो है, प्राइमरी मिरर, वो 2.5 मीटर का है। हुँ, जेम्स वेब का है 6.4 मीटर का। तो मिरर आप समझिए एस्ट्रोनॉमर के लिए एक लाइट बकेट की तरह होता है। एक बाल्टी में जैसे आप पानी भरते हैं, जितनी बड़ी बाल्टी होगी उतना ज्यादा पानी भरेंगे। तो जितना बड़ा आईना होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी उसमें, और जितनी ज्यादा लाइट आएगी उसके ये मतलब कि जितने धीमी चीजें हैं, सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, जो कुछ भी हैं धीमी हैं, वो ज्यादा दिखाई देंगी। और जितनी दूर ज्यादा चीजें हैं वो दिखाई देंगी। और जो मिरर कम होता है उसमें इतना ज्यादा नहीं दिखता, डिटेल भी कम दिखती। तो एक तो ये बहुत फर्क है हबल में और जेम्स वेब में। फिर ये है कि जेम्स वेब जो है वो इंफ्रारेड में देखता है। तो इंफ्रारेड जो है वेवलेंथ, उससे देखी दूर की चीजें देखी जा सकती हैं। और ऑल्सो वो चीजें जो धूल के पीछे होती हैं वो दिखाई देती हैं, जो जरा ठंडी होती हैं वो दिखाई देती हैं। और हबल जो है वो विजिबल, यानी जो रोशनी हम अपनी आंख से देख सकते हैं वो देखता है। अल्ट्रावायलेट जो उससे थोड़ी कम वेवलेंथ पे ज्यादा तेज गर्म चीजें हैं वो देख सकता है। इसलिए हबल जो है वो चीजें देखता है जो जेम्स वेब देखता है, मगर दूसरी लाइट में देखता है। तो वो राइट, राइट। कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो हम अपनी विजिबल और अल्ट्रावायलेट में देखते हैं वही चीज इंफ्रारेड में दूसरी डिटेल्स मालूम होती हैं। इसलिए ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। केक जो है वो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है, तो उसकी वजह से वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता, थोड़ा सा इंफ्रारेड देखता है और विजिबल देखता है। और उससे जो है कुछ जैसे कहते हैं फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस भी किए जा सकते हैं। उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी थोड़े अलग हैं जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स से हैं। इसलिए ये तीनों टेलीस्कोप्स एक साथ काम करते हैं, हुँ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और उसकी बाल्टी भी ज़रा बड़ी है केक की, क्योंकि ग्राउंड हाँ, के ऊपर आप ज़रा वो जो मिरर साइज़ है वो 10 मीटर का है, हाँ, तो वो जेम्स वेब से भी बड़ा है एक लिहाज से। राइट। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात केक की है। केक का मिरर जो है उसमें वो भी जैसे हबल का मिरर है वो एक पीस में है, एक गोल राइट, पीस में है। राइट, केक का मिरर है जो टुकड़ों में इतना बड़ा है कि वो राइट। टुकड़ों में है बना के। तो जेम्स वेब का मिरर भी केक के मिरर के मॉडल पे बना है। वैसे ही इसमें जेम्स वेब में 18 टुकड़े हैं हेक्सागनल, 6 साइड मिरर के। तो वो केक के मिरर से उन्हीं ने वो उसे मॉडल किया और कुछ टेस्ट भी उन्हीं के मिरर से वो लिए। अच्छा, वैसे मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? आपने वो क्योंकि आप हबल स्पेस टेलीस्कोप की भी लाइक यू वर इन्वॉल्व्ड विद दैट, आप जेम्स वेब में भी इन्वॉल्व थी। जब पहला इमेज, और ये मैं बात कर रहा हूँ जब हबल स्पेस टेलीस्कोप की आँखें ठीक हो गई थी। शुरू में तो उसमें वो मिरर में मसला हुआ हाँ, था, लेकिन हाँ, जब हाँ, उसकी हाँ। तो उसका पहला इमेज आपके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ था कि जेम्स वेब का पहला इमेज जो है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ था? दोनों ही अपनी अपनी जगह में बहुत बड़ी चीज हैं। अच्छा, हबल का तो पहला, सबसे पहला इमेज तो आप जानते हैं वो राइट, एबरेटेड था। इसलिए राइट, जब राइट, राइट।
हाँ, तो करेक्शन में हमने हमने भी हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा हिस्सा था, इसलिए हमें बहुत ही एक्साइटमेंट थी, बहुत ही उत्सुकता थी कि देखें कि ठीक हुआ कि नहीं, इसकी राइट, राइट। इमेज कैसी होगी। तो वो इमेज देख के बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट हुआ कि इतनी अच्छी इमेज हो गई कि बिल्कुल ही टेलीस्कोप जो है इतना जैसा इसे होना चाहिए, इससे इमेज होनी चाहिए, वैसी हुई। तो उसका तो कोई कंपैरिजन हो हाँ, ये सकता। मुझे भी याद है, मैं उस वक़्त अंडर ग्रेजुएट में था और मुझे याद है कि जब वो पहला वो उस तरह की तो देखी नहीं थी चीज़। वो जो इमेजेस थे तो मेरे लिए वो बिल्कुल एम्बेडेड है। अच्छा, हाँ। ये अब आप बताएँ, आप इंडिया में पली-बड़ी, तो आप थोड़ा-सा बताएँ कि आप साइंस और एस्ट्रोनॉमी में आपको कैसे शौक पैदा हुआ? हम लखनऊ में पैदा हुए थे, वहीं पले-बढ़े थे और आज़ादी के 2-4 साल बाद हम पैदा हुए थे। उस ज़माने में लखनऊ में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी मगर बड़ी टिमटिमाती थी। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था, आसमान साफ था। रात को गर्मी के मौसम में हम लोग बाहर सोते थे, एयर कंडीशनिंग तो थी नहीं। हम लोग बाहर मैदान में सोते थे और आसमान देखते थे और आसमान देख के हमें इतना एक्साइटमेंट होता था कि सितारे और उनके पैटर्न्स देखते थे किस तरह से हैं और बहुत ही फैसिनेशन होता था। और फिर जब स्पुतनिक गया है तब हम शायद 6 या 7 साल के थे और अखबार में आया कि आज सुबह लखनऊ के उसमें स्पुतनिक दिखाई देगा। तो वो पहला सैटेलाइट था जो ह्यूमंस ने भेजा था, तो हमारी नानी ने सबको उसका के सारे लोग जो हैं सबको सुबह उठना, शायद 5-6 बजे सुबह थी, मैं याद नहीं, सबको जमा किया। सब बूढ़े बच्चे, नौकरों के बच्चे सबको जमा करके बैकयार्ड में कहा कि तुम्हें देखना है स्पुतनिक। तो वो देखा, वो बिल्कुल एक सितारे की तरह ऊपर गया। तो तब से हमें फैसिनेशन था कि ये स्पेस कितनी फैसिनेटिंग जगह है। तब से हमें शौक तो बहुत था, लेकिन ये कभी नहीं ये था इल्म था कि हम वाकई में ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ पाएंगे। बल्कि जो स्कूल में हम जाते थे वो एज आई सेड कि आज़ादी के बाद तो ज़्यादा स्कूल्स भी नहीं थे, थोड़े ही से थे। एंड आई वाज फॉर्चुनेट के, और लड़कियों के लिए तो और भी कम था, हम फॉर्चुनेट थे कि हमारी फैमिली को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत थी और वो लड़कियों को और लड़कों को बराबर ट्रीट करते थे। तो हम लोग गए थे, एक स्कूल था, वो कॉन्वेंट स्कूल था, आयरिश नन्स चलाते उसे रन करती थी। तो उस वक्त जब हमने ज्वाइन किया, उस वक्त वहाँ वो सीनियर क्लासेस में साइंस नहीं पढ़ाते थे। जूनियर क्लासेस में तो नया नया करिकुलम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया था, तो साइंस, जनरल साइंस पढ़ाई जाती थी, मगर सीनियर क्लासेस में वो हाई स्कूल लेवल पे साइंस, वहाँ हाई स्कूल लेवल पे उस वक्त डिसाइड करना होता साइंस लेना कि आर्ट्स। हुँ। हाई स्कूल लेवल पे वो सिर्फ आर्ट्स ऑफर करते थे। लेकिन हम जब 9th क्लास में पहुंचे तो हमारी एक नई प्रिंसिपल आई, वो भी नन थी, वो यूएस से लौटी थी और उनको ये आइडिया हुआ कि लड़कियों को साइंस पढ़नी चाहिए। तो हुँ। उन्हीं ने साइंस इंट्रोड्यूस किया और जो लड़कियां पढ़ना चाहती थी उनमें से कुछ लड़कियों को चुना। तो इस तरह अच्छा, हमारी साइंस की एजुकेशन शुरू हुई। और एंड फिर उसके बाद आप इंग्लैंड गई थीं, उसके बाद ग्रेजुएट हाँ, स्टडीज़ के लिए? हाँ, तो मैंने बीएससी अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी से की हाँ, हाँ। और फिर मास्टर्स अलीगढ़ से। फिर ओह! मुझे अलीगढ़ से था, हाँ, दैट्स राइट, अलीगढ़ से था, तो हाँ, मशहूर उसके हाँ, हिसाब से। जी, जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की। मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में की, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी करना चाहती थी, मगर ये था कि अगर एस्ट्रोनॉमी करनी तो फिर रात में जाना होगा। तो हाँ, तो लड़की होने की वजह से वो तो नामुमकिन था, इसलिए एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ी। हमने उस वक्त फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ी और फिर अलीगढ़ में फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी और फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की। अच्छा।
नहीं, ज़बरदस्त। ये अभी इतनी अमेज़िंग चीज़ है। अभी इसमें 2 चीज़ें जो मेरे ज़हन में आ रही थी। एक तो ये कि अब लाइट पॉल्यूशन की वजह से वो जो है कि बहुत सारी चीज़ें अब नज़र नहीं आती, राइट? आई मीन जो आप जिसकी बात कर रही हैं कि आसमान देख के आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको शौक पैदा होता है कि देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हाँ, हैं। तो अब तो कितने हम मिल्की वे भी दिखता था कभी-कभी। बिल्कुल, तो कितने एस्ट्रोनॉमर्स हम इसीलिए लूज़ कर जाते हैं क्योंकि उनको कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि डार्क जगह के ऊपर आसमान कैसा नज़र आएगा। और हाँ, दूसरा आई मीन आपकी जो ट्रैजेक्टरी है, इट्स सो अमेजिंग कि वो जो नन थी उन्होंने कहा कि नहीं वो अमेरिका से आई थी कि नहीं लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए और उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट हुआ। तो आप जो है आई मीन ज़बरदस्त आप रोल मॉडल हैं औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से साइंसेज़ में क्योंकि वो ये जो जेंडर इक्विटी का मसला है वो तो आई मीन पाकिस्तान और इंडिया को तो छोड़ो तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा मसला है, राइट? लेकिन वो भी अभी तक जो है वो बराबर नहीं हुआ, बहुत डिफरेंसेस हैं। तो वो तो ख़ैर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्या ख़्याल है आपका क्या करना चाहिए? किस तरह से ये जो मर्द और औरतों के दरमियान जो बराबरी है कि भाई हाँ। साइंसेज़ हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि हर कोई साइंस कर सकता है। इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं कि आप मर्द हैं या औरत हैं या कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये चीज़ मुश्किल है किसी के लिए, तो क्या करना चाहिए? किस तरह से करें? मेरे ख्याल में सबसे पहले समाज को ये एक्सेप्ट करना चाहिए जो आपने बात कही है कि साइंस इज़ फॉर एवरीवन। हर हुँ, कोई के लिए साइंस बराबर है, आसमान वही है। चाहे हुँ, आप देखें, चाहे हम देखें, चाहे लड़का देखे, चाहे लड़की देखिए, वही आसमान है। हुँ, साइंस वही है। तो ख़ास तौर से एस्ट्रोनॉमी आई वुड से इज़ द ग्रेट यूनिफायर। एस्ट्रोनॉमी जो है वो सारी दुनिया में हर इंसान वो वही आसमान देखता है ना? बिल्कुल, और वही बिल्कुल, आसमान स्टडी करता है। अब आप ज़मीन के तो आप हिस्से लगा लेते हैं कि ये हमारी, ये तुम्हारी, मगर आसमान वो एक ही है, चाँद एक ही है, सूरज एक ही है। तो ये जब लोगों को ये रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि साइंस जो है वो सबके लिए है। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए है। जब ये बिल एक्सेप्ट करने लगें, तब वो अपनी बच्चियों को भी वही मौका देंगे जो बेटों को देते हैं। बिल्कुल और यानी कि वो उससे फिर लेवल्स ऊपर आते हैं। वैसे आपने कहा कि आसमान सबका है, वो चाँद भी सबका है, वो कुछ पता नहीं कुछ अरसे के बाद जो कहेंगे कि चाँद हमारा है या चाँद किसी और का है, तो वो अभी अभी तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं इसके बाद क्या हाँ, होगा। अभी तक तो नहीं बटा है। अभी अभी तक नहीं। अच्छा, तो एक और सवाल कि जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे हैं, ये हम उर्दू में बात कर रहे हैं। आपने अभी बताया लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ी, आपका जो मास्टर्स था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। अब ये बड़ा एक ट्रिकी मसला है। मैंने भी देखिए ट्रिकी का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अंग्रेज़ी में। हमारी एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स के बहुत सारे जो टर्म्स होती हैं, वो हम उसमें यूज़ करते हैं। अब अब आपका क्या ख़्याल है कि हम किस तरह इस ज़बान का जो इश्यू है, मतलब ये है कि क्या हुँ, हम मैसिव स्केल के ऊपर हम ट्रांसलेशन करें या अभी जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत सारी जो टर्म्स हैं अंग्रेज़ी की वो हम उर्दू में शामिल कर लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि जल्दी-जल्दी लोगों को चीज़ों को सीखनी भी पड़ती हैं। तो क्या इंतज़ार करें कि मैसिव ट्रांसलेशन हो या ठीक है, इस तरह की जो मिक्सचर वाली है उर्दू, अंग्रेज़ी के टर्म्स अंग्रेज़ी में, क्या वो इफ़ेक्टिव चीज़ है? आपने इस सिलसिले में कभी सोचा है? हाँ, मेरा ख़्याल में ये इफ़ेक्टिव है कि जो टर्म्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, हर ज़बान में वो से अब आप इसमें अंग्रेज़ी में भी आप देखिए साइंस में बहुत सी टर्म्स ग्रीक हैं। हाँ, मैं क्योंकि पहले ग्रीस में वो साइंस डेवलप हुई थी, तो जब अंग्रेजी ज़बान में आई तो वो उन्हीं ने वही ग्रीक टर्म्स उसमें ले ली। उन्हीं ने उन्हें ट्रांसलेट करने की फ़िक्र नहीं की। इसलिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उन्हें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब लोग समझ जाएँगे कि इसके ये मतलब है, जस्ट हुँ, एक्सप्लेन इट टू देम कि इसके ये मतलब है। तो इसलिए हाँ, ट्रांसलेशन तो करना है लेकिन टेक्निकल टर्म्स को करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें भी याद है कि जब हम छोटे थे
और हिंदी जो थी नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट हो रही थी, तब ये इस तरह का डिस्कशन बहुत हुआ था कि टेक्निकल टर्म्स जो हैं साइंस की ये हिंदी में ट्रांसलेट की जाएं, और काफ़ी उन लोगों ने ट्रांसलेशन शुरू किए थे, लेकिन उसमें टाइम भी लगता है और प्रॉब्लम भी होता है। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो कर लें जो आसान है, लेकिन जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है मेरे ख्याल में उसमें उन्हें ऐसे ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि बड़ा वो चिकन एंड एग वाला मसला आ जाता है ना कि वो हाँ, अगर आप सब कुछ ट्रांसलेट कर लें, मगर अगर किसी को लफ्ज़ नहीं पता है वो क्या लफ्ज़ है ट्रांसलेट हुआ, जब तक वो कॉमन नहीं होता, उस वक़्त हाँ, तक वो फिर बात समझ में नहीं आएगी। फिर अगर बात समझ में नहीं आ रही, साइंस तो ऑलरेडी उसमें बहुत सारी टर्म्स ही मुश्किल होती हैं। फिर आपने राइट। एक और तर्जुमे के साथ एक और चीज़ कर दी, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मसला है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं कोशिश तो करता हूँ कि उर्दू में करें, लेकिन ये एक सवाल उठता है नो, कि कितना करें हम? यू आर राइट, बिकॉज हमारे हस्बैंड अभी तक एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो उन्हीं ने हिंदी में पढ़ा था, तो अच्छा। वो डेंसिटी का बताते हैं डेफिनेशन। हम लोग ने सीखा था घनत्व एक यातन की मात्रा होती है। डेंसिटी इज राइट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, 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 अब ना घनत्व मालूम क्या चीज है, ना एक यातन मालूम है, ना मात्रा राइट, मालूम है। राइट, राइट, बिल्कुल। ओके, तो ट्रांसलेट उन्हीं ने हिंदी में कर दिया, चाहे वो कहते हैं डेंसिटी पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, या राइट, क्या घनत्व एक यातन की मात्रा होती है। स्टूडेंट के तो समझ में नहीं आया, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस यहाँ इससे इट्स बेटर कि आप टेक्निकल वर्ड्स वही सोच छोड़ दें, डेंसिटी बता दें, जिसमें कि जब वो दूसरे इवेंचुअली साइंटिस्ट को इंटरेक्ट करना होता है, और इंग्लिश जो है वही है कॉमन लैंग्वेज इंटरनेशनली। तो कम से कम जब वो उस लेवल पे आएगा तो वो डेंसिटी तो जानेगा, जब किसी दूसरे साइंटिस्ट से बात करेगा। अगर घनत्व कहेगा तो ना खुद समझ में आएगा ना उसकी समझ में आएगा। बिल्कुल, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर कभी-कभार इस किस्म का ज़िक्र आता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी, मेरा मकसद जो है वो साइंस कम्युनिकेट करना है, उर्दू राइट। कम्युनिकेट करना नहीं। तो जो भी तरीका है, यानी कि मेरा ये मकसद नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो उर्दू में ज़रूरी हों। मेरा ये मकसद है कि उर्दू में साइंस कम्युनिकेट करें, और उसमें अगर कुछ लफ्ज़ अंग्रेज़ी के हैं, अगर वो सबसे आसानी से समझ आते हैं, एग्जैक्ट। आप वो इस्तेमाल करें, अगर नहीं होते तो हाँ, वो ना इस्तेमाल हाँ, करें उस हिसाब हाँ, से। हाँ, एग्जैक्टली दैट आई एग्री विद यू। इसी से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। राइट, बिल्कुल। धोनी ने ट्रांसलेट सब चीजें कर दी। अब चाहे वो बच्चे को सिखाते डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, या सिखाते हुँ। घनत्व एक आयतन की मात्रा होती, उसके ना ये समझ में आया ना वो समझ में आया। ठीक है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल। पहली बात तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। आई नो कि आप बहुत बिज़ी भी हैं। नए इमेजेस आ रहे होंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के, आपको आ ज़रा रहे हैं, आ रहे हैं, चेक करना आ होगा कि रहे वहाँ पर हैं। यस, आ रहे हैं, वेट फॉर देम। दे बिल्कुल। ऑन अ रोल। नहीं, ज़बरदस्त। अभी मुझे जब भी अभी बल्कि अभी मैंने एक और एपिसोड बनानी है, किस्त बनानी है, वो इसके ऊपर अभी जो नया इमेज जो प्लैनेट एक्सोप्लैनेट की का है, इमेज देखी, प्लैनेट की इमेज, प्लैनेट बिल्कुल। की इमेज भी ले ली ना। ज़बरदस्त। I mean, I mean, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। तो वो तो आप मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, आप ज़रा इमेजेस को चेक करें। लेकिन आप ये बताएँ कि अगर इस वक़्त आपको कोई एडवाइस देनी हो, कोई 15 साल के कोई बच्चे को, अ, आई मीन कि क्या करना चाहिए आजकल के हिसाब से, वो एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में या इन जनरल, तो आपकी क्या एक एडवाइस होगी? हाँ, हम हर बच्चे से कहेंगे कि तुम्हारे जो भी ख्वाब हों, जो भी सपने हों, जो भी ड्रीम्स हों, उन्हें आगे बढ़ाओ। तुम्हारे रास्ते में रोड़े जरूर जरूर अटकेंगे, मगर हिम्मत करके उन रोड़ों को क्रॉस करो, आगे बढ़ो। कुएं के मेंढक मत बने रहो, तालाब में जाओ और लंबी छलांग लगाओ। ये हमारी नानी हमेशा हम लोगों से कहती थी। तो इसलिए मेहनत करो और अपने ख्वाब, अपने सपने पूरे करो। बिल्कुल, आई थिंक ये तो बहुत ही ज़बरदस्त, कि कुएँ के मेंढक ना बनो। आई मीन मेरा ख़्याल है कि ये जो है बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पर ये जो एडवाइस है, और छलांग लगाएँ जितनी भी लगा सकते हैं।
और जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं, रीच फॉर द स्टार्स। बिल्कुल। और अब तो स्टार्स के बारे में और पता चलता जा रहा है, तो अपना सितारा जो है वो भी पिक कर सकते हैं कि कौन से सितारे के ऊपर जाना है अब। हाँ, चलिए, डॉक्टर हसन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम ओके, निकालने का, थैंक यू सो मच। जेम्स वेब के सिलसिले में और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करने में। बहुत-बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू।